नमस्कार। किसने? ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय 15 एनुगढ़ के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कर रहे हैं बीएससी सेकंड ईयर के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी चल रही थी और हमने सबसे पहले यूनिट स्टार्ट की थी प्रथम संक्रमण श्रेणी के जो तत्व हैं उन प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के विभिन्न प्रकार के गुणों के बारे में हम बात कर रहे थे। उसी को आज हम आज कंटिन्यू करेंगे। किस तरीके से आगे हम गुणों के बारे में पढ़ेंगे। हमने 2 या 3 गुणों के बारे में अभी तक स्टडी कर ली थी। अब हम बात कर रहे हैं, इससे पहले हम बात कर चुके हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में मैंने आपको 2 चीजें बताई थी कि एक तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और एक क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थोड़ा सा अलग होता है और बाकी सभी का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो N-1D 1 to 10 और उसके अलावा NS2 होता है। इस तरीके से बाकी सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ये भी इसी के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इनका थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होना चाहिए उससे थोड़ा सा अलग होता है और उसका कारण होता है अर्धपूरित या पूर्ण पूरित कक्षाओं का स्थायित्व। नेक्स्ट हम बात करते हैं परमाणुीय व आयनिक त्रिज्याओं के बारे में। परमाणुीय व आयनिक त्रिज्याओं के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, परमाणुीय तथा आयनिक त्रिज्याएं किसी परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य की दूरी को परमाणुीय त्रिज्या कहते हैं। कोई भी परमाणु है उसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन है और उसका जो नाभिक है उसके बीच का जो दूरी है उसको हम क्या बोलते हैं? परमाणुीय त्रिज्या कहते हैं। प्रथम श्रेणी के संक्रमण तत्वों की परमाणुीय त्रिज्या यहाँ पर दे रखी है। स्कैंडियम की परमाणुीय त्रिज्या है 1.62 एंगस्ट्रॉम, टाइटेनियम की परमाणुीय त्रिज्या है 1.47, वैनेडियम की है 1.34, क्रोमियम की है 1.27, मैग्नीज की है 1.26, आयरन की है 1.26, कोबाल्ट की है 1.25, निकेल की है 1.24 और कॉपर की है 1.28 और जिंक की है 1.38। तो इस तरीके से आप ये देख रहे हैं कि ऊपर से दाएं से बाएं जब हम जा रहे हैं, एक्चुअली इसमें दाएं से बाएं का कंसेप्ट चलता है, ऊपर से नीचे का कंसेप्ट नहीं चलता। तो दाएं से बाएं जैसे हम जा रहे हैं वैसे वैसे परमाणु त्रिज्या के अंदर कुछ कमी आ रही है। इसकी 1.62 होती है और इसकी 1.38 होती है और बीच में लगभग सभी की समान है। देखिए, उपयुक्त सारणी का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि बढ़ती हुई परमाणु संख्या के साथ साथ परमाणुीय त्रिज्या में कमी आ रही है, लेकिन यह कमी बहुत अधिक नहीं है, बीच के तत्वों में लगभग स्थिर है। देखिए, यहाँ के बाद में जब बात करते हैं हम 1.27, 1.26, 1.26, 1.25, 1.24, 1.28, तो ये सारे के सारे जो होते हैं ये लगभग स्थिर रहती है। इसके कारण को निम्न प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। सबसे पहला, अब 2 कारकों पर निर्भर करता है किसी भी जो परमाणु है, परमाणु का जो आकार है वो 2 कारकों पर निर्भर करता है। किसी परमाणु की त्रिज्या या आकार 2 कारकों पर निर्भर करता है। सबसे पहला है बाह्य इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य आकर्षण और दूसरा होता है परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव जिसको शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को दूर धकेलने वाला होता है जिसकी वजह से आकार में वृद्धि होती है और आकर्षण उसके आकार को छोटा करने का प्रयास करता है। तो उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। संयोजकता या बाह्यतम परिधि वाले इलेक्ट्रॉन कितने तीव्र आकर्षण बल द्वारा नाभिक से बंधे हुए रहते हैं, इससे परमाणु के आकार का निर्धारण किया जाता है। संयोजकता का मतलब होता है बाह्यतम कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम परिधि में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन ये कितने प्रबल आकर्षण बल से नाभिक के द्वारा, इस नाभिक के द्वारा बंधे रहेंगे, इसको क्या कहेंगे? इसके आधार पर इसके परमाणु जो आकार है उसका निर्धारण किया जाता है। नाभिक जितने तीव्र आकर्षण बल द्वारा परिधि के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, नाभिक जितने तीव्र आकर्षण बल द्वारा इन बाहर के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, परमाणु का आकार उतना ही छोटा होगा। तो परमाणु का आकार उतना ही छोटा होता जाएगा। जैसे जैसे नाभिक इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा वैसे वैसे परमाणुीय आकार में कमी होती जाएगी। नाभिक का आकर्षण बल उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। तो जो नाभिक है इसका आकर्षण बल क्या है? प्रोटॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। अतः यदि मुख्य क्वांटम संख्या का मान समान है, मुख्य क्वांटम संख्या अर्थात n का मान सभी के लिए समान है, अर्थात बाह्यतम कोश वही है, तो परमाणु संख्या बढ़ने के साथ साथ नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी जिससे उसका आकर्षण बल बढ़ेगा, जिससे परमाणुीय आकार में कमी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, यदि मुख्य क्वांटम संख्या अर्थात n का मान समान है तो और अर्थात बाह्यतम कोश वही है, तो परमाणु संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या वैसे वैसे बढ़ेगी, आकर्षण बल बढ़ता जाएगा जिसकी वजह से परमाणुीय आकार में कमी हो जाएगी। इसीलिए बाएं से दाएं जाते टाइम परमाणुीय आकार में
कमी होती है, परमाणु आकार में कमी होती है। इसका कारण यह है कि यहाँ पर सभी के लिए n का मान क्या है, समान होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं परिरक्षण प्रभाव या शील्डिंग इफेक्ट की। बाह्यतम या संयोजकता परिधि वाले जो इलेक्ट्रॉन है और नाभिक के मध्य कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये शील्डिंग इफेक्ट को प्रदर्शित करता है। नाभिक और बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों के मध्य जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऋणावेशित होने के कारण बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करते हैं, जिससे उनका आकार बढ़ जाता है। देखो ये वाले इलेक्ट्रॉन इनको प्रतिकर्षित करेंगे, जिसकी वजह से इनका आकार क्या हो जाएगा, ज्यादा, और ये वाले इलेक्ट्रॉन इनको अंदर की तरफ खींचेंगे। तो नेक्स्ट देखिए, संक्रमण तत्वों में भीतरी डी कक्षकों के इलेक्ट्रॉन द्वारा परिरक्षण प्रभाव। तो इस तरीके से जो भीतरी डी कक्षक होते हैं ये क्या करते हैं, इनको परिरक्षित करते हैं। n-1 डी कक्षक जो है इनको परिरक्षित करेंगे, बाहर वाले ns कक्षक है इस तरीके से। अब उसके बाद देखिए, संक्रमण तत्वों में इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाह्यतम np कक्षकों में नहीं भरते, वर्ण अंदर के n-1 डी कक्षकों में भरे जाते हैं। जो संक्रमण तत्व हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बाह्यतम कक्षकों में नहीं भरे जाते, बल्कि अंदर के कक्षकों में भरे जाते हैं, जिससे उनका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों के प्रति प्रतिकर्षण प्रभाव बढ़ जाता है। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इनको प्रतिकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षण के कारण इसका आकार क्या हो जाएगा, बड़ा। और इन इलेक्ट्रॉनों के बीच में आ जाने से बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल भी कम हो जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन बीच में आ गए तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों से क्या हो जाएगा, इनका आकर्षण बल कम हो जाएगा, तो इसका मतलब ये अंदर की तरफ नहीं जा पाएंगे। तो इसका मतलब अंदर वाले इलेक्ट्रॉन का बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन का बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को नाभिक के प्रभाव से बचाना उसका शील्डिंग इफेक्ट या परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। और इन इलेक्ट्रॉनों के बीच में आने से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण ज्यादा हो जाता है। तो इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो बीच के इलेक्ट्रॉन है, अर्थात ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है, इनके द्वारा जो बाहर के इलेक्ट्रॉन है उनको नाभिक के प्रभाव से बचाना शील्डिंग इफेक्ट या परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। परिरक्षण प्रभाव या शील्डिंग इफेक्ट के कारण हमेशा ही परमाणु के आकार में वृद्धि होती है। तो एक बार हम वापस इस कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये अंदर की तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से आकार के अंदर कमी आएगी, और ये बाहर की तरफ धकेलेगा। अब ये इस इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ नाभिक द्वारा खींचा जाता है, ये होता है आकर्षण बल, और इस आकर्षण बल के कारण जो परमाणु है उसके आकार में कमी आती है, जबकि इन इलेक्ट्रॉनों द्वारा इन इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ धकेला जाता है, और बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके ऊपर नाभिक के होने की या नाभिक के प्रभाव की रक्षा की जाती है। मतलब नाभिक के प्रभाव को उतना नहीं पड़ने दिया जाता जितना पड़ सकता है, जिसको हम शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं, परिरक्षण प्रभाव बोलते हैं। देखिए, संक्रमण श्रेणी के प्रारंभिक तत्वों में डी इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होने के कारण परिरक्षण प्रभावी नहीं होता। अब संक्रमण श्रेणी के जो पहले इलेक्ट्रॉन हैं उनमें डी इलेक्ट्रॉन ही कम है, किसी में 1 है, किसी में 2 है, किसी में 3 है, 4 है, इस तरीके से। लेकिन परमाणु क्रमांक जैसे जैसे बढ़ता जाता है, नाभिकीय आकर्षण बढ़ता जाता है, परमाणु त्रिज्या में कमी आती जाती है। संक्रमण श्रेणी के अंतिम तत्वों में डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होने से नाभिकीय आकर्षण की तुलना में परिरक्षण ज्यादा प्रभावी हो जाता है। तो संक्रमण श्रेणी के जो अंतिम तत्व हैं उनमें डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब अधिक हो जाएगी तो नाभिकीय आकर्षण की तुलना में परिरक्षण ज्यादा हो जाएगा। परिरक्षण ज्यादा होने से परमाणु त्रिज्या के मान में वृद्धि हो जाएगी, और बीच के तत्वों में दोनों प्रभाव एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके परमाणु त्रिज्या का मान लगभग स्थिर रहता है। किसी आयन के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी को आयनिक त्रिज्या कहते हैं। जिस तरीके से हम परमाणु त्रिज्या के बारे में बात करते हैं कि किसी परमाणु के नाभिक से लेकर उसके बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच की दूरी परमाणु त्रिज्या है, उसी प्रकार से कोई आयन हमारे पास हो, अर्थात आयन के रूप में वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, उस पॉजिटिव या नेगेटिव आयन के बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है और उसका जो नाभिक है उनके बीच की दूरी आयनिक त्रिज्या कहलाती है। कोई धात्विक परमाणु एक अथवा अधिक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाता है। कोई धात्विक परमाणु हमारे पास है और वो एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाता है, तो देखो संक्रमण धातुएं धनायन ही बनाती है, जो धातुएं होती हैं वो धनायन ही बनाती है। संक्रमण धातुओं में अधिकांशतः NH2 और कुछ एक में NS1 विन्यास के साथ N-1 D1 to 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः अधिकांश धातुओं की +2 ऑक्सीकरण अवस्था के साथ साथ +3 और +4 और ये सारी ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी हो सकती हैं। और हम जानते हैं कि धनायनों की त्रिज्या या आकार परमाणुओं से सदैव छोटा होता है। तो यहाँ पर देखिए धनावेशित आयन स्कैंडियम +2, टाइटेनियम +2, वेनेडियम +2, क्रोमियम +2, Mn +2, Fe +2, Co +2, Mi +2,
कॉपर +2 और जिंक +2। त्रिज्या, अब देखिए इसकी त्रिज्या के मान में लगातार कमी हो रही है। इस तरीके से परमाणु त्रिज्याओं की भांति ही बदलते हैं, अनेक त्रिज्याओं के मान भी परमाणु त्रिज्याओं के जैसे ही बदलते हैं। जैसे इसका मान सबसे ज्यादा, उसके बाद में इसका मान सबसे कम। उसके बाद है आयनन विभव। आयनन विभव आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इसका मतलब होता है किसी भी प्रकार का जो हमारे पास परमाणु है, उस परमाणु के बाह्यतम कोश में से, किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है, उसे हम उसकी आयनन विभव या आयनन ऊर्जा कहते हैं। किसी तत्व की आयनीकरण ऊर्जा अथवा आयनन विभव उस ऊर्जा को प्रदर्शित करता है जो उस तत्व के एक गैसीय परमाणु के, मतलब गैसीय अवस्था में आइसोलेटेड परमाणु होना चाहिए, एक गैसीय परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को नाभिकीय आकर्षण से अनंत दूरी तक ले जाने के लिए आवश्यक हो, मतलब नाभिकीय आकर्षण से दूर ले जाए। अतः कोई इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक के साथ जितने प्रबल आकर्षण से बंधा होगा, उस तत्व का आयनन विभव उतना ही अधिक होगा। एक आवर्त में जब हम बाएं से दाएं चलते हैं तो तत्वों के आकार में कमी हो जाती है। आकार के कम होने से इलेक्ट्रॉन नाभिक के निकट आ जाते हैं, जिससे उनको वहां से दूर ले जाने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसका मतलब हमने देखा कि जब हम बाएं से दाएं जाएंगे तो उनके आकार में कमी आ रही है। अब आकार में कमी आ रही है तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के नजदीक आ जाएंगे। अब जब नाभिक के नजदीक आ जाएंगे तो वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो जब वहां पर ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो उनके आयनन विभव के मान भी बढ़ जाएंगे। यहाँ स्मरण रखने योग्य बात यह है कि ns कक्षक की तुलना में n-1d कक्षकों की ऊर्जा का मान उच्च होता है। अतः अफबो नियम के अनुसार n-1d कक्षकों में इलेक्ट्रॉन ns कक्षक के पूर्ण होने के बाद ही प्रवेश करते हैं, लेकिन जब इनका आयनन होता है तो इलेक्ट्रॉन पहले बाह्यतम ns कक्षक में से निकलते हैं और बाद में d कक्षकों से निकलते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन पहले n-1d में, सबसे पहले ns में भरे जाएंगे, उसके बाद में n-1d में भरे जाएंगे, लेकिन जब निकलेंगे तो उल्टा निकलेंगे। सबसे पहले s से निकलेंगे, उसके बाद d से निकलेंगे। डी ब्लॉक तत्वों के आयनन विभव के मान पर्याप्त उच्च होते हैं और बाएं से दाएं जाने पर ये बढ़ते जाते हैं क्योंकि आकार में कमी हो जाएगी। डी ब्लॉक की प्रथम श्रेणी के तत्वों के तथा उनके समीपस्थ s और p ब्लॉक के तत्वों के प्रथम, द्वितीय और तृतीय आयनन विभव के मान को निम्न सारणी में दिया गया है। तो सारणी देखिए आप, प्रथम श्रेणी के संक्रमण तत्वों के प्रथम, द्वितीय और तृतीय आयनन विभव। एस ब्लॉक में कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कैल्शियम में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, हमने इसको क्या बना दिया, मान लीजिए हम बनाते हैं इसको, जो टाइटेनियम है, स्कैंडियम है, स्कैंडियम में एक होता है, टाइटेनियम में 2 होते हैं, वैनेडियम में 3, इस तरीके से। तो टाइटेनियम कैल्शियम को वहीं पर रखा, एस ब्लॉक का है ये। हम बात करते हैं डी ब्लॉक के। स्कैंडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसको IP1 कहेंगे, ठीक है। मतलब पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयोनाइजेशन पोटेंशियल 1 होता है। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसको IP2 कहेंगे, मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन, उस पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा होती है वो IP2 होती है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा होती है वो IP3 होती है। तो इसमें आपको हमेशा याद रखना है कि IP1 इज लेस देन IP2 इज लेस देन IP3। तो इसका मतलब IP3 का मान सबसे ज्यादा होगा, IP2 का मान उससे कम होगा और IP1 का मान सबसे कम होगा, ठीक है। देखिए स्कैंडियम 21 नंबर पर आता है, इसका विन्यास 3d14s2 है। अब देखिए यहाँ पर IP1 का मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा 631 किलोजूल प्रति मोल है। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा इसकी जस्ट डबल हो गई, 1235 किलोजूल प्रति मोल, और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए फिर लगभग 1000 का फर्क हो गया, 2393, मतलब अप्रोक्सीमेटली 2400 के आसपास ये हो गया। तो इसका मतलब यहाँ से डबल ही होती जाती है, पहले यहाँ से यहाँ तक डबल हुई और यहाँ से यहाँ तक डबल हुई। तो वही यहाँ पर कंसेप्ट लागू हो रहा है कि IP1 सबसे छोटा होगा, उसके बाद IP2 होगा और IP3 सबसे बड़ा होगा। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए यह ही रूल लागू होता है, IP1 सबसे छोटा, IP2 उसके बाद में, IP3 उसके बाद में। इसका रीजन ये है कि सबसे पहले जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो नॉर्मल प्रकार के स्कैंडियम से निकलेगा, लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब तक स्कैंडियम क्या हो चुका होगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता है। अब हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकाल लिया, तब इसके ऊपर 2 पॉजिटिव आ गए। अब इसके नाभिकीय आकर्षण बल के मान में वृद्धि होगी तो एक इलेक्ट्रॉन और निकालने के लिए और ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसीलिए
Ip1 की वैल्यू सबसे कम होती है और Ip3 की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। सभी के अंदर यही कंसेप्ट लग रहा है। यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि बाएं से दाएं चलने पर स्कैंडियम जो होता है वो यहाँ होता है इस तरफ, और जो जिंक है वो यहाँ होता है इस तरफ। अब इसमें हम एक कंसेप्ट देख रहे हैं कि बाएं से दाएं चलने पर किस प्रकार से इनकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल प्रभावित होती है। सबसे पहले जो स्कैंडियम इधर है, स्कैंडियम यहाँ है और जिंक होता है यहाँ इस तरीके से, ठीक है। इसके बीच में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, आयरन, इस तरीके से सारे के सारे आते हैं। तो स्कैंडियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है इसकी वैल्यू है 631 और जिंक की जो आयोनाइजेशन वैल्यू है इसकी है 906। तो इसका मतलब बाएं से दाएं जाने पर हमेशा ही Ip1 के मान में वृद्धि होती है, क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर आकार के अंदर कमी होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर इनके ग्राफ के बारे में वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से इनके अंदर ग्राफ पाया जाता है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। देखिए प्रथम संक्रमण श्रेणी के जितने भी तत्व हैं उनके प्रथम Ip1 मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल 1, द्वितीय Ip2 मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल 2 और तृतीय Ip3 मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल 3 के विभव को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। ये फर्स्ट के लिए है, ये सेकंड के लिए, ये थर्ड के लिए, ठीक है। एनर्जी यहाँ पर किलो जूल प्रति मोल है, इन सभी के आयनन विभव है। Ip1 का ग्राफ ये है, Ip2 का ग्राफ ये है और Ip3 का ग्राफ ये है। तो आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि Ip1 की तुलना में Ip2 का ग्राफ ऊपर और Ip2 की तुलना में Ip3 का ग्राफ ऊपर है। इस वजह से हमेशा इनके ग्राफ इसी तरीके से आते हैं। केवल कुछ कहीं कहीं थोड़े बहुत अपवाद पाए जाते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। उपयुक्त चित्र और सारणी से स्पष्ट है कि तत्वों के प्रथम आयनन विभव के मान s ब्लॉक के कैल्शियम और p ब्लॉक के गैलियम दोनों से ज्यादा है। मतलब इनके जो Ip1 है उसका जो मान होता है वो प्रथम और द्वितीय इन दोनों से ज्यादा होते हैं। स्कैंडियम से जिंक तक जाने पर इनका मान बढ़ता है, लेकिन मानों में कोई खास अंतर नहीं है। इसका कारण यह है कि परमाणु संख्या बढ़ने के साथ नाभिकीय आवेश तो बढ़ ही रहा है, जिसकी वजह से आयनन विभव के मान में वृद्धि हो रही है। और इसके साथ साथ परिरक्षण प्रभाव, जिसको हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं, अर्थात आकार को बढ़ाने वाला परिरक्षण प्रभाव आकार को बढ़ाता है, नाभिकीय आवेश आकार को घटाता है। ये दोनों एक दूसरे को संतुलित कर देंगे, जिसकी वजह से बीच के तत्वों की आयनन विभव के मान में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं होते हैं। देखिए टाइटेनियम का 656 और वेनेडियम का 650, उसके नीचे वाले का 653। इन तीनों के आयनन विभव के मान लगभग एक जैसे हैं। इसका कारण यह है कि यहां पर क्या काम कर रहा है, परिरक्षण प्रभाव। इसके बाद में इसके मान बढ़ने लग गए, तो इसका मतलब यहां पर क्या काम करने लग गया, आकर्षण बल, ठीक है। यहां पर आकर्षण बल काम करता है, उन पर परिरक्षण प्रभाव काम करता है। नेक्स्ट देखिए, इसी प्रकार दूसरे आयनन विभव का मान अर्थात एक धनावेशित, मतलब अगर हमने पहला निकाल लिया तो वो स्कैंडियम प्लस हो गया, अब दूसरा यहां से निकालेंगे तो ये पॉजिटिव में से निकालेंगे। धनावेशित आयन में से एक इलेक्ट्रॉन को अनंत दूरी तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान भी स्कैंडियम से जिंक तक बढ़ता जाता है, जिसके केवल एक दो कोई अपवाद हो सकते हैं, बाकी सभी में लगभग बढ़ता है। एक इलेक्ट्रॉन को अनंत दूर तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान स्कैंडियम से जिंक तक बढ़ता है, लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद होते हैं। देखिए अपवाद कौन कौन से हैं। सबसे पहला, क्रोमियम के सेकंड आयनन विभव का, क्रोमियम के द्वितीय आयनन विभव का मान वेनेडियम और मैग्नीज दोनों से अधिक होता है। कॉपर के द्वितीय आयनन विभव का मान निकेल और जिंक दोनों से अधिक होता है। इन दोनों अपवादों का कारण सामान्यतः आधे भरे और पूरे भरे कक्षकों का स्थायित्व है। क्रोमियम का, क्योंकि क्रोमियम में से पहला इलेक्ट्रॉन जब हमने निकाल लिया, मान लो क्रोमियम को Cr+ बना दिया, तो उसके बाद में इसका जो विन्यास हो जाएगा वो D5 हो जाएगा, ठीक है। और वेनेडियम में से भी जब हमने दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो उसका विन्यास भी ज्यादा हो जाएगा। इस वजह से ये फुल फील्ड और हाफ फील्ड होते हैं। एक धनावेशित क्रोमियम का विन्यास 3d5 है, अर्थात 3d कक्षक पूरी तरह। इसी प्रकार कॉपर के एक धनावेशित आयन का विन्यास 3d10 है, अर्थात 3d कक्षक पूर्ण रूप से भरा हुआ है। चूंकि दोनों ही स्थितियां बहुत ज्यादा स्थायी होती हैं, अतः इनमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा चाहिए। इसी वजह से क्रोमियम और कॉपर के जो सेकंड आयनन विभव होते हैं उसके मान ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी रिएक्टिविटी के बारे में। रिएक्टिविटी आयनन विभव पर प्रभावित होती है। किसी भी धातु के जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, अर्थात आयनन विभव है, उसका मान जितना कम होगा वह उतनी ही आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग देगी, और जो धातु जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्यागती है वह उतनी ही ज्यादा क्रियाशील होती है, अर्थात वह उतनी ही ज्यादा रिडक्टेंट होती है, अपचायक होती है, क्रियाशील होती है, प्रबल विद्युत धनी होने की प्रवृत्ति रखती है। विद्युत धनी, प्रबल, अपचायक और अत्यधिक क्रियाशील होगी। संक्रमण धातुओं का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 या NS2 होता है, जो क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातुओं के अनुरूप है। फिर भी इनकी क्रियाशीलता में बहुत अंतर है।
क्षार धातुएं और क्षारीय मृदा धातुएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं क्योंकि जो इनके आयनन विभव के मान है बहुत कम होते हैं। अब आयनन विभव के मान इसलिए कम होते हैं क्योंकि NS1 और NS2 विन्यास के भीतर उत्कृष्ट गैस विन्यास होता है, तो आसानी से एक या दो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर ये स्थायी हो जाएंगी। जबकि संक्रमण धातुएं हैं इनके आयनन विभव के मान ज्यादा होते हैं। इनके आयनन विभव के मान ज्यादा क्यों होते हैं? क्योंकि इनका आकार छोटा होता है। इस वजह से इनका जो +1 या +2 का कंसेप्ट तो एक जैसा है, लेकिन इनकी जो क्रियाशीलता है वो अलग अलग हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में फोर्थ हम बात कर रहे हैं रेडॉक्स विभव के बारे में। इन्हीं धातुओं के रेडॉक्स विभव के बारे में हम बात करेंगे कि रेडॉक्स विभव किस प्रकार से इसको प्रभावित करता है। देखिए, यदि किसी सेल के एक भाग में एक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगाया जाए जिसको बोलते हैं SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और दूसरे भाग में 298 केल्विन पर एक मोलर विलेन में उसी धातु का इलेक्ट्रोड लगाया जाए, तो इसके दोनों भागों को एक लवण सेतु द्वारा यहाँ से ये साल्ट ब्रिज है इसके द्वारा इसको जोड़ दिया, और उस सेल में जो भी विभव आएगा इसमें से एक तो फिक्स है, ये तो इसका तो फिक्स है, इसको 0 मानते हैं विषय। जो भी यहाँ पर वोल्ट मीटर के ऊपर जो भी वोल्टता आएगी वो इसी के लिए होगी, इसको क्या बोलते हैं? इसका रेडॉक्स विभव बोलते हैं। और इन दोनों पर कौन सी विक्रियाएं होंगी? मेटल यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर मेटल प्लस बनाएगी और 2H+ इन्हीं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर देगा। ठीक है, तो अब देखिए हाइड्रोजन गैस जो होगी वो यहाँ पर होगी और मेटल यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन को त्यागने का काम करेगी। पूर्ण सेल अभिक्रिया में 2 मेटल प्लस 2H+, 2 मेटल प्लस और H2 का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अतः यदि उपयुक्त सेल के इलेक्ट्रॉन विभव का मान धनात्मक होगा, इस सेल के इलेक्ट्रॉन विभव का मान धनात्मक होगा तो अभिक्रिया चलेगी फॉरवर्ड, अर्थात ऐसी धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। और यदि सेल के इलेक्ट्रॉन विभव का मान ऋणात्मक होगा तो अभिक्रिया चलेगी बैकवर्ड, अर्थात ऐसी धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करेंगी नहीं या हाइड्रोजन को मुक्त करेंगे नहीं। तो इसका मतलब आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन विभव का मान अगर धनात्मक होता है तो अभिक्रिया फॉरवर्ड चलेगी, इलेक्ट्रॉन विभव का मान अगर ऋणात्मक होता है तो अभिक्रिया बैकवर्ड कंडीशन में चलेगी, जिसमें उत्क्रमणीय प्रकार के विक्रम ऐसा होता है। किसी धातु के लिए मानक इलेक्ट्रॉन विभव जिसको E0 बोलते हैं को सदैव मानक अपचयन विभव बोलते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अतः किसी धातु के अपचयन के मानक इलेक्ट्रॉन विभव में अब इसका उल्टा हो जाएगा। देखो, यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन विभव था, ये ऑक्सीकरण के लिए होता है, अपचयन विभव इसका जस्ट उल्टा होता है। तो इसका मतलब मानक अपचयन विभव का मान यदि ऋणात्मक है तो धातु अपचायक प्रकृति की होगी, और यदि मानक अपचयन विभव का मान धनात्मक है तो इसका मतलब धातु ऑक्सीकारक प्रवृत्ति की होगी। अब अपचायक का मतलब क्या होता है? अपचायक का मतलब होता है जिसका स्वयं का क्या हो जाए? ऑक्सीकरण, और सामने वाले का क्या हो जाए? अपचयन कर दे। अपचायक का मतलब जिसका स्वयं का ऑक्सीकरण हो जाए और सामने वाले का अपचयन कर दे। ऑक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का दान करना, इलेक्ट्रॉन का दान करना। और धातु अगर M से M+ बनने को प्रायोरिटी देती है तो इसका मतलब वो क्या है? प्रबल प्रकार की अपचायक है और क्रियाशील है। तो इसका मतलब धातुओं के लिए SRP की वैल्यू, धातुओं के लिए SRP की वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी वह धातुएं उतनी ही ज्यादा क्रियाशील होंगी। यहाँ पर ये ऑक्सीकरण की वैल्यू थी, यहाँ पर ये अपचयन की वैल्यू है, एक दूसरे की विपरीत अभिक्रियाएं थी। यहाँ पर हमने देखिए इनकी जो मानक अपचयन विभव है दे रखे हैं। स्कैंडियम के लिए मानक अपचयन विभव का मान होता है -2.1 और कोबाल्ट के लिए इसका मान होता है +0.4। तो इन दोनों से हम तुलना कर सकते हैं कि ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है, या रिएक्टिव है ही नहीं। जिसके लिए SRP की वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी उसकी क्रियाशीलता उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। मेटल में ये कंसेप्ट लागू होता है। आगे इसी में थोड़ा सा और देखते हैं, कुछ और एग्जांपल है। यहाँ पर देखिए, निकल के लिए इसकी वैल्यू है -0.25, कॉपर के लिए इसकी वैल्यू है +0.52 और कॉपर +2 अगर हो जाएगा तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू है 0.34। तो इसका मतलब यहाँ पर मानक अपचयन विभव के आधार पर हम अलग अलग प्रकार की धातुओं के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले इसके निष्कर्ष कौन से हैं? सबसे पहले CO+3 CO से Cu और Cu+2 से Cu जुग्मों के लिए जो E0 है उसका मान धनात्मक है, अर्थात कोबाल्ट और कॉपर के अतिरिक्त समस्त धातुएं जिनके लिए धनात्मक होता है वो हाइड्रोजन के साथ क्रिया करती है, बाकी सारी की सारी करेंगी SRP। और SOP का इसका उल्टा होता है, SOP के लिए जिसके लिए धनात्मक होता है वो क्रिया करती है, SRP जिसके लिए ऋणात्मक होता है वो क्रिया करती है। नेक्स्ट देखो थोड़ा सा इसी में
दूसरा, यद्यपि ये मान s ब्लॉक के तत्वों के इलेक्ट्रॉन विभव से कम है, फिर भी कॉपर को छोड़कर सब मान ऋणात्मक आता है। धीरे धीरे जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करना चाहिए और तीव्र अपचायक की भांति व्यवहार करना चाहिए। अब देखो, वास्तव में ऐसा होता नहीं। मैग्नीज को छोड़कर बाकी सभी जो धातुएं हैं वो जल और अम्लों के प्रति उदासीन होती हैं। इसका कारण ये है, इसके कारण यहाँ पर दे रखे हैं कि SRP का मान नेगेटिव होने के बाद भी कोई संक्रमण धातु क्रियाशील हो, ये जरूरी नहीं है। उसके दो कारण है। पहला कारण ये है कि इनके ऊपर, जैसे हमारे पास कोई संक्रमण धातु है, इसके ऊपर कोई लेयर आ जाएगी, इसके ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर बन जाएगी। इस तरीके से जब ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी तो ये वाली लेयर इसको किसी के साथ क्रिया नहीं करने देगी। पहली चीज तो ये होती है। दूसरा, अब इनके जो आयनन विभव और वाष्पीकरण ऊष्मा के मान उच्च होते हैं, इस वजह से जल योजन नहीं कर सकता। तो यहाँ से इनके जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है, वेपराइजेशन एनर्जी है, उसकी वैल्यू ऊपर ज्यादा होती है। इस वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता और इनकी क्रियाशीलता कम हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि क्रियाशीलता के लिए केवल SRP उत्तरदायी नहीं है, SRP के साथ साथ ऑक्साइड की परत का होना भी उत्तरदायी है। उसके अलावा यहाँ पर इनका आयनाइजेशन पोटेंशियल भी उत्तरदायी है और उसके अलावा इनका वाष्पीकरण प्रकार की जो एनर्जी है वो भी सारी की सारी उत्तरदायी होती है। ठीक है, बाकी ये ऑक्सीकरण अवस्थाएं और इसके जो दूसरे टॉपिक हैं उनको हम अगली जो वीडियो है उसके अंदर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।